चलो अवस्थी निकालो बेटा सभी लोग। स्टेट्स ऑफ मैटर क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने लास्ट क्लास में 35 तक कर दिया था ना, 35 तक कर दिया था। उसके आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 40 के बीच में डाउट है। 36 से 40 के बीच में 40 39 एंड 40 लेके आओ, मैं समझाता हूँ। ला बेटा दो किताबें दो यार तुम लोग। क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। थर्टी 39 आ जाओ, देखते हैं सभी लोग ध्यान से देखो। अच्छा, इससे पहले एक पार्ट में आप स्ट्रगल कर रहे होगे, वो मैं समझा देता हूँ। वो कौन सा पार्ट है? वो है डेंसिटी का। ठीक है, क्योंकि ये काफी पहले भी पढ़ाया था, तो हो सकता है दिमाग से निकल गया। देखो अब तो डिराइव कर सकते हैं, आपको मालूम है ना आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी। अब आपको डेंसिटी डिसाइड करना है। डेंसिटी आप सभी को मालूम है क्या होता है? m/v। ये सभी के लिए वैलिड है, लेकिन आइडियल गैस के लिए इसी की वैल्यू Pm/RT होती है। वही समझाना है कैसे। एक लाइन का काम है यार। देख, मोल को क्या लिख दे? मोलर मास, P इंटू वी आर टी। अब बता, M है, ये V है। M/V क्या होता है? डेंसिटी। कैपिटल M को इधर भेज दे, RT को इधर भेज दे, ये क्या हो गया? M बाई, और यही क्या हो गया? डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू Pm/RT। गॉट इट? ध्यान देना, डेंसिटी ये तीनों पार्ट पे डिपेंड करता है। प्रेशर कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, टेम्परेचर कितना है। अगर सेम गैस हो, अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पे देखना चाह रहे हो, गैस सेम है तो कितने लोग करें? M फिक्स हो गया, R फिक्स हो गया। तो डेंसिटी अगर सेम गैस के लिए मैं बोलूं तो K टाइम्स क्या? P बाई। तो यानी अगर आप D इंटू टी बाई पी की वैल्यू लेके चलो तो कांस्टेंट फॉर सेम गैस। तो D1 T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू D2 T2 अपॉन P2। ऐसे बहुत सारे कहानियां बने होंगे, उसमें आप देख लेना। कभी कभी ये भी पूछता है डेंसिटी कौन से कंडीशन पे सबसे बेस्ट होगी। तो कौन से कंडीशन, अगर मॉलिक्यूल सेम है तो कितने लोग कह रहे हैं P बाई टी बेटर कर दो, तो डेंसिटी बेटर हो जाएगा। तो इनके रेशियो, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आई होप आप अपने लेवल पे हैंडल कर लोगे। और यहीं से वेपर डेंसिटी भी डिफाइन करते हैं। याद है आपको क्या? वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ द वेपर ऑफ अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर। सेम टी एन पी। बताओ, सेम टी एन पी कर दोगे तो कितने लोग कह रहे हैं सेम टी एन पी कर देंगे तो प्रेशर आर टी विल बिकम अ कांस्टेंट। yes or no? So then it can be written as some constant into molecular mass of vapor and the same constant to molecular mass of hydrogen. So that's how vapor density is defined as m by 2. M is 2 times of vapor density. That's how we go. यहां एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी ना मिक्सचर ले लेता है। मान लो 1 मोल ले लिया CO2, 2 मोल ले लिया ऑक्सीजन। अब ऐसे केस में हम वेपर डेंसिटी कैसे निकालें या कैसे कैलकुलेट करें इसके लिए वेपर डेंसिटी? तो इसका तरीका है भाई, मुझे मोलर मास अब मिक्सचर का चाहिए, तो मोलर मास मिक्सचर निकालने नहीं आता है, बड़ा आसान है यार। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो आपको ये मिक्सचर का चाहिए तो मोल भी मिक्सचर का लो, मास भी मिक्सचर का लो। तो यानी मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई मोल ऑफ मिक्सचर। मोल कितना है? 1 + 2। और मास कितना है? 1 × 44। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहा हूं? यानी इसको अगर आप एक्सप्रेस करना चाहो तो ऐसा होता है M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। यार ये मोल वाले फॉर्मूले से निकल के आया, कुछ नहीं, बकवास ये सब। ठीक है, तो ये मिक्सचर वाली चीजें भी कई बार आपसे पूछी जाती है। आई होप आप डील कर लोगे अपने लेवल। वेरी गुड।
तो बस अगर इतनी बात समझ गए हो तो जो बीच के 4-5 क्वेश्चन है घटिया वाले, आई मीन इस टॉपिक पे, ये सब आप डील कर ले जाओगे। पेशेंस रखना, कैलकुलेशन होंगे इस तरह के। करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस, 39। तो बोल रहा है स्टार्टिंग आउट ऑन अ ट्रिप इनटू माउंटेन्स, ये तो नॉस्टैल्जिया। यू इन्फ्लेट द टायर ऑन ऑटोमोबाइल टू अ रिकमेंडेड प्रेशर ऑफ 3, ये तो 39 है इसमें। एक मिनट, तुम लोगों ने 39 किसने पूछा था किसी ने? यही वाला है? अच्छा, किताबों में डिफरेंस है क्या इस बार? लो यार पकड़ो, कोई बात नहीं, लाओ मैं नई वाली किताब। कोई बात नहीं बेटा, पुरानी पुरानी अपनी जगह ठीक। हाँ जी, आते हैं। अच्छा, a compressed cylinder of gas contains इतना ग्राम of nitrogen at a pressure of this and a temperature of this. What volume of the gas has been released into atmosphere if the final pressure in the cylinder is this? Assume that the ideal behavior and the gas unchanged. क्या प्रॉब्लम है यार इसमें? अरे क्या बात कर रहे हो तुम, सही लगा नहीं रहोगे, आंसर क्यों नहीं आएगा? देखो क्या किया है तुमने, ये बताओ। सिलेंडर लिया मान लो ना, तो इसका इनिशियल प्रेशर तुम्हें पता है कितना, 2 इंटू 10 के पावर 7 पास्कल। यूनिट सही लगाया ना तुम लोगों ने? दूसरा, इसने मास दिया है कितना, 1.5 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम। टेम्परेचर दिया है 17.1, तो 273 17.1, ये ऐसा करना। अब बोल रहा है कि इसी सिलेंडर से कुछ गैसेस निकल गई, बाहर निकाल दिया, सच दैट फाइनल प्रेशर कितना हो गया, 1.8 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। तो बल्कि क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि ये कितना एस्केप हुआ है, यही पूछ रहा है ना। क्या है यार ये क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है ये? क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? ये बताओ, प्रेशर तुम्हें पता है, मास यानी मोल पता हो गया नाइट्रोजन का, और टेम्परेचर पता है ना, तो क्या इससे डब्बे का वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे? जरूरत पड़ेगा, वी निकल जाएगा, और वी निकल गया तो यहां वी वही सेम रहेंगे, तो क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर वी यही सेम है यहाँ पे और टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है क्या, देखो तो टेम्परेचर भी वही रह रहा है यार, तो यहाँ का मोल निकाल लो बेटा, N इज इक्वल टू पीवी अपॉन RT। यहां तुम्हें मोल पहले से पता है या मास पता है, यहां मोल या मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर लोगे N2 का, तो मास बाद का, तो पहले कितना था डब्बे में, बाद में कितना डब्बे में है, जितना डिफरेंस होगा वही बाहर निकल गया। सिर्फ कैलकुलेशन है यार, इसमें क्यों पूछ रहे हो? कैलकुलेशन करो अच्छे से, समझ में आया ना? आइए 40th देखते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड गैलियम एट 30 डिग्री इज इतना, बिकॉज ऑफ इट्स वाइड लिक्विड रेंज, 30 से लेकर के इतना, गैलियम इज यूज्ड एज अ बैरोमीटर फ्लूइड एट हाई टेम्परेचर। व्हाट हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ गैलियम कैन बी ऑब्जर्व। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, नॉट दैट ग्रेट बट ओके, चल जाएगा। अभी समझा देता हूं, आप लोग मिटा दो इसको। अच्छे से समझना, क्योंकि ना इसी पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल हैं। इसको एक निकल गया ना तो कई सारे आगे आने वाले निकल जाएंगे। ओके, सो पहले कहानी समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो कहानी ये है कि गैलियम लिक्विड को ये यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए बेटा? हाँ, बैरोमीटर फ्लूइड एट हाई टेम्परेचर। व्हाट हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ गैलियम will be observed on a day when the mercury barometer reads, ओके कोई दिक्कत नहीं है, 707। बोल रहे हैं कि भाई मर्करी का बैरोमीटर एक लिया है इन्होंने, और एक बैरोमीटर में गैलियम भर रखा है।
और यहाँ Hg है। इसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितना है बेटा? 095 ग्राम पर ml, और इसका डेंसिटी कितना है? 13.6। वैसे ये याद रखना ना, ग्राम पर। हाँ ये, अरे ये 13.6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे ये वैल्यू तो याद ही होगा तुम लोग को। ये वैल्यू कुछ याद, नॉस्टैल्जिक हो रहा है थोड़ा सा। -13.6 जेड स्क्वायर बाई, ओहो यार तुम लोग। आओ चलो देखते हैं। अब इसने बोला है कि भाई जो इसके कॉलम का लेंथ है वो कितना है? दिस रीड्स 740, 740 क्या? कितने लोग बताएंगे? 740 टॉर इज इक्वल टू mm ऑफ इन वर्टिकल कॉलम। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये समझाता हूं, यही क्या है। आप लोगों ने देखा है ना कि प्रेशर का यूनिट mm ऑफ Hg एंड सेंटीमीटर ऑफ Hg भी हम लोग लेते हैं। अब ये बड़ा अजीब सा नहीं लगता है यार? प्रेशर का मतलब तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अरे बोलो ना, प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट। तो यार ये क्या मजाक है? ये बोल रहा है लेंथ, इतना मरकरी लेंथ ले लो, ये प्रेशर हो गया, क्या मजाक है? तो ये बताओ, अगर मरकरी भर के किसी कॉलम में मैं ऐसा भरना शुरू कर दूं और नीचे से आप हाथ लगा के रखो उस पर, तो जितना आप मरकरी भरते जाओगे उसका mg आएगा। mg, ध्यान से देखना, ये मान लो एरिया है इसका। जितना मरकरी आप भरते जाओगे हाइट के हिसाब से, h हाइट मान लो मैंने भरा, तो कितने लोग कह रहे हैं सर एरिया अगर मेरे को पता हो, एरिया इंटू हाइट क्या होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू हाइट। और वॉल्यूम पता हो, डेंसिटी पता हो, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि एरिया इंटू एच इंटू, अरे बोलना यार, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना था? एरिया इंटू, हो गया। अब फोर्स कैसे निकालते हो? फोर्स इज इक्वल टू mg, यही होता है ना। मास कितना है? m ही रहने दो। अरे इसके फॉर्म में लिख रहे हैं ना। अच्छा, इस डेंसिटी को ना यूजुअली रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये भी लिखा रहता, तो इसको मैं लिख सकता हूं रो इंटू एरिया इंटू एच इंटू जी। ये क्या मिल गया मेरे को? फोर्स। अरे बताओ, इतना बड़ा ब्लॉक हो तो इसका नीचे फोर्स कितना लगेगा इस जगह पे? mg ना, मैं वही निकाल। अब कितने लोग कर प्रेशर निकालना हो तो क्या होगा? mg बाई एरिया, बोलो। अब mg की जगह रो ए एच जी अपॉन एरिया, एरिया एरिया कट गया, कितना आ रहा है प्रेशर? रो इंटू एच इंटू, एज्यूमिंग दैट ऊपर कोई प्रेशर नहीं, वैक्यूम है, जीरो। क्योंकि अगर ऊपर प्रेशर हुआ तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि P इंटू ए, अरे ऊपर का अगर कुछ प्रेशर हुआ तो कितने लोग कह रहे हैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम में वो भी आ जाएगा एक फोर्स, और फोर्स की वैल्यू क्या होती है? पी। एफ कैसे निकालते हैं? P इंटू ए। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर भी आ जाएगा इंटू एरिया, वॉट एवर द एरिया ऑफ दिस ब्लॉक इज, ये भी एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा। और mg तो अपने आप में है ही, समझ रहे हो ना। तो यहां जो ऑब्टेन्ड प्रेशर होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो दैट कैन बी रिटन एज प्रेशर एट दिस हाइट p into area which is force is equal to mg प्लस p एक्सटर्नल या p नॉट जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। तो आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक रिलेशन आता है p इज इक्वल टू p नॉट प्लस h रो जी। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में जो डेरिवेशन होता है वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। ये आप आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे, जब फिजिक्स के अंदर आप पढ़ाई कर रहे होगे ना, तो प्रेशर की वैल्यू व्हाट इज p नॉट, ये वैलिड है किसी भी सॉलिड या लिक्विड में जिसके सरफेस पे P नॉट लग रहा हो और आप H हाइट नीचे जाकर के ये चेक करना चाह रहे हो कि इस जगह पे प्रेशर कितना होगा। दिस T इज इक्वल टू प्रेशर, तो वो प्रेशर निकाला है मैंने। इतने बड़े पूरे ब्लॉक को एक ब्लॉक मान लिया है एंड उसका मास mg, उस पे ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्स P नॉट इंटू ए, तो नीचे वाला जो P है वो इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है P, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा बनेगा। इज दैट क्लियर? मान लो ये जीरो हो जाए तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? H रो जी। सभी को क्लियर है? तो अब ये क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है कि अगर किसी कोई दिन के अंदर बैरोमीटर की जो रीडिंग है, मरकरी जिसमें भरा हुआ है, उसकी रीडिंग 740 टॉर है,
इसका मतलब इसका लेंथ कितना है बेटा? 740 मिलीमीटर। तो पूछ रहा है उस समय इसका लेंथ कितना होगा अगर इससे मेजर करोगे। तो कितने लोग कह रहे हैं प्रेशर सेम है ना, तो फोर्स सेम लग रहा होगा बॉटम पे। फोर्स सेम हो तो मतलब mg का वैल्यू सेम हो जाएगा। अरे मोटो लोग, फोर्स mg ही तो था। mg सेम होने का मतलब जी कटा देंगे तो क्या दोनों का मास सेम, और मास तभी सेम हो सकता है जब इनका मास सेम है ना, तो इनका मतलब h1 ρ1 इंटू जी इज इक्वल टू h2 ρ2 इंटू, मतलब एरिया एरिया भी कट जाएगा ना दोनों का सेम, चाहे कॉलम का एरिया कुछ भी रखो, इसका एरिया भी कैंसिल उसका भी। तो कितने लोग कह रहे हैं जी उड़ गया, तो क्या आ गया h1 ρ1 इज इक्वल टू h2। तो बताओ h1 इसका लेंथ दिया था, कितना दिया था मरकरी का? 740 mm। इसका कितना था भाई डेंसिटी? 13.6। तो इसका हाइट पूछा है क्या, और इसका डेंसिटी कितना था? 6.0। हाँ चलो ठीक है, ऐसे रहने दो। तो क्या अब ये मिल नहीं जाएगा h, यहाँ इसको लाके डिवाइड कर देना, यू विल गेट मिलीमीटर। ये mm में सर, तो ये भी mm में। अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था वर्टिकल कॉलम का लेंथ, क्योंकि जब वर्टिकल मरकरी रखोगे तभी आपके हाथ पे प्रेशर, ऐसे लिटा दिए तो जितना उसका हाइट है बस उतना ही से आएगा। तो ये ध्यान रखना कभी भी, ठीक है। तो जो हम mm ऑफ hg बनते हैं वो बेसिकली बैरोमीटर की रीडिंग होती है ऐसे। सबको समझ में आ गया? अब सिर्फ इसी कंसेप्ट पे, इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, ये समझ आया ना कैसे ड्राइव हुआ? न्यूटन्स लॉ बस लगा के ऊपर का फोर्स एंड नीचे के फोर्स, यानी जो नॉर्मल होता है यूजुअली, उसको बैलेंस किया है। तो आप पूरा बैलेंसिंग करोगे तो आएगा mg प्लस पी नॉट इंटू एरिया इज इक्वल टू बॉटम पे क्या, जो फोर्स है, एंड फोर्स नॉर्मल फोर्स यही आएगा ना। एंड अगर प्रेशर के टर्म में बात करूं तो प्रेशर इंटू एरिया आएगा। तो अगर आप इसको पूरा करोगे तो ये आएगा mg बाई ए प्लस पी नॉट, और इस mg को पूरा एक ओपन करो, मास को क्या लिखते हैं हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट अपॉन एरिया प्लस पी नॉट। तो दैट्स हाउ ये एरिया एरिया कैंसिल हो जाता है। तो P की वैल्यू क्या आ जाती है, पी नॉट प्लस एच, अच्छा यहाँ जी भी है, तो एच रो एंड जी। क्या समझ में आ गया? दैट्स हाउ इट इज डिराइव्ड। तो आप हमेशा याद रख लेना, कोई भी लिक्विड जिसके टॉप सरफेस पे पी नॉट प्रेशर हो तो उसके एच हाइट गहरे पानी में जाने पे, गहरे लिक्विड में जाने पे, एच यहाँ सरफेस से नीचे जाने पे कितना प्रेशर आएगा वो आप निकाल सकते हो विद यूजिंग दिस। इज दैट क्लियर? दैट्स हाउ दिस इज मेजर्ड। अब इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सब निकल जाएंगे लाइन से। आप देख लो, ये हाइट वाइट वाली जो भी बीमारी है ये सब हो जाएगी इससे, ठीक। आप देख लो ना, अपने अपने डाउट को एक बार रिविजिट करो, कहीं यही क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे। सब 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 हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। हो गए? और एक आधा मैं डिस्कस कर देता हूं आपका, ताकि वो थोड़ा प्रॉब्लम कम हो। एक काम करना, इन प्रॉब्लम्स को दोबारा एक बारी ट्राई करना, हाँ कल कर लेना। अब मैं अभी आगे का डिस्कशन करता हूं, जो मेरे ख्याल से उनमें ज्यादा डाउट नहीं होंगे। कहां तक दिया था मैंने? 160, 133 से 76 से लिया आगे तक दिया। सब खत्म कर दो यार, अब डिस्कशन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं फिलहाल के लिए काम करता हूं, आपका ना यहां तक स्किप कर देता हूं डिस्कशन, इसको दोबारा ट्राई करना। कहां तक स्किप कर देता हूं? 70 तक अच्छा हाँ, वो टर्म भी समझा देता हूं, चलो वेपर प्रेशर भी समझा देता हूं। कौन सा है न्यूमेरिकल में बताओ, मैं थोड़ा और अच्छे समझा दूं उसको, चेक कर लो। नहीं, इसमें वेपर प्रेशर नहीं आया होगा। 60, अच्छा ये पुरानी किताब, ओहो पुरानी किताब, दो यार नए वाली देख। 63 में भी है, एक बार ही दिखा दो।
हाँ दोनों दिखा बता देता हूँ, बड़ा आसान सा है वो भी, 63 एंड 65। ओके बेटा ठीक है यार, मैं जान गया कि है। आइए थोड़ा समझा लेता हूँ वेपर प्रेशर क्या होता है, उसको भी ट्राई करना। इसको आराम से हम लोग मंडे ट्यूसडे वेंसडे धीरे धीरे फिनिश करेंगे, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। दोबारा ट्राई करना, फिर दोबारा ट्राई करना, आ जाएगा सभी, क्योंकि ये छोटे छोटे हर्डल्स परेशान कर रहे होंगे। मैंने सोचा था कि आप खुद कर लोगे, जब प्रोजेक्ट्स में करा देंगे सर तो अपने आप करोगे, बट अगेन तब तक वेट क्यों करें, छोटे छोटे टॉपिक हैं। आओ देखो, वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनो। व्हाट इज वेपर प्रेशर? नाम से ही क्लियर है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू वेपर्स ऑफ अ लिक्विड। ये सुनो, व्हाट इज वेपर प्रेशर? द प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू वेपर ऑफ अ लिक्विड। लिखो ऐसे, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू वेपर्स ऑफ अ लिक्विड। अब इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा समझना है ना। मैं थोड़ा सा रिलेट कराऊंगा आपको एंड्रयूज आइसोथर्म का ग्राफ भी, क्योंकि काफी हद तक आपको यहां से समझ आए। हाँ जी देखिए ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, वो छोड़ दो, मैं ग्राफ बना रहा हूं, टेंशन मत लो, समझा दूंगा। याद करो, हमने देखा था कि जब किसी वेपर को आप कंप्रेस करते हो, वॉल्यूम कम करते हो, तो पहले प्रेशर बढ़ता है, फिर एक स्टेज के बाद से लेके एक स्टेज तक ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। पता है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना बेटा, यही वेपर प्रेशर है, यही वेपर प्रेशर। कहने का मतलब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम जब तक दुनिया में एग्जिस्ट करेगा, तब तक उसके ऊपर का प्रेशर आप बदल ही नहीं सकते हो, वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी। इसका जो भी प्रेशर है वो फिक्स्ड हो जाएगा जब तक ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। देखो ये वैल्यू हमने देखा था एंड्रयूज आइसोथर्म से। अब ये क्यों होता है ये भी आपने समझा था, कि जैसे तुम कंप्रेस करना शुरू करोगे, वेपर कंडेंस होकर किसमें चले जाते हैं, लिक्विड। एक्सपैंड करोगे तो ये लिक्विड वाली चीज कहां चली जाएगी, वेपर में। तो ये मोल को वॉल्यूम के प्रपोर्शन में बैलेंस करने की कोशिश करता है, सच दैट टी बिकम्स कांस्टेंट। तो कहोगे सर वेपर प्रेशर क्या कभी बदल ही नहीं सकते? सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा या घटा के, या मॉलिक्यूल ही बदल दो। जैसे वाटर है, उसका वेपर प्रेशर अलग होगा, ब्रोमीन लिक्विड ले लोगे उसका अलग होगा, क्योंकि दोनों के अंदर फोर्सेस का स्ट्रेंथ अलग है, कंडेंस होने की एबिलिटी अलग है, इसलिए उनके वैल्यू। या वाटर ही है, वो 30 डिग्री पे अलग वेपर प्रेशर होगा, 50 डिग्री पे अलग वेपर प्रेशर होगा, लेकिन टेम्परेचर फिक्स्ड है तो वो वैल्यू फिक्स रहेगी। अब कहोगे सर इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, H2O का जो वेपर प्रेशर होता है ना बेटा, इसी को एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। हो सकता है आपने ये भी वर्ड सुना, द एक्वस टेंशन ऑफ वाटर इज दिस मच। Aqueous tension is simply the vapor pressure of liquid water। अच्छा, ये वैल्यू फिक्स रहती है, मैंने समझाया। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि यार मैंने एक पिस्टन के अंदर वाटर रख रखा था, और एक्वस टेंशन की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस पे ये मैं ले रहा हूं, एंड से फॉर एग्जांपल वो वैल्यू कुछ 80 टॉर थी, एक्वस टेंशन 80 टॉर। और मैंने साथ के साथ एक और गैस ले ली थी, ऑक्सीजन। अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम को V से 2V कर दिया, जो ऊपर खाली स्पेस था उसको अब V से कितना कर दिया, 2V। वॉल्यूम यहां से यहां कितना कर दिया, 2। जब वॉल्यूम डबल करेंगे तो उस समय टोटल प्रेशर कितना होगा, अगर इनिशियल टोटल प्रेशर इज सपोज टू बी 180, मान लो 180 टॉर है। फिर से सुनो क्वेश्चन, मैंने किसी गैस, आइडियल गैस जैसे ऑक्सीजन को मैंने कलेक्ट किया ओवर द स्पेस ऑन लिक्विड वाटर, जिसका एक्वस टेंशन का वैल्यू 80 टॉर था, सच दैट कि प्रेशर जो मैंने फाइनल मॉनिटर किया तो वो 180 टॉर था, इतने पे रुक गए। अब मैंने जो ऊपर का वॉल्यूम था उसको डबल कर दिया, बेसिकली ये मूवेबल पिस्टन समझ लो ऐसे, मैंने ऊपर खींच दिया, वॉल्यूम कितना हो गया। अच्छा, अभी इतना वॉल्यूम ही किया है कि लिक्विड अभी भी प्रेजेंट है, मतलब लिक्विड गायब नहीं हुआ, लिक्विड अभी प्रेजेंट है।
तो बताओ यहाँ का टोटल प्रेशर कितना होगा? तो आप बोलोगे यार डाल्टन्स लॉ से हमें एक ही चीज पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू जो कंपोनेंट हो उन सबका सम करना पड़ता है, प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन, यही करना है ना। अब एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर सेम रह रहा हो, वॉल्यूम तुम डबल करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाफ। प्रेशर इनवर्सली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ना बेटा। ये वॉल्यूम को अगर 2v करोगे तो प्रेशर, उस हिसाब से ऑक्सीजन का पहले प्रेशर निकालते, बता टोटल कितना है? 180। इसका कितना था? 80 था। तो ऑक्सीजन का कितना आया? 100 टॉर ऑक्सीजन का था। तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो तो 100/2 हो जाएगा। मजे की बात यह है कि H2O पहले भी 80 था, अभी भी 80 रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम ज्यादा करने से इसका प्रेशर चेंज जब तक लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो यही सबसे स्मार्ट चीज थी इसके अंदर कि लिक्विड का वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है वो सेम रहने वाला है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेस अवेलेबल ओवर इट टिल द टाइम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। क्योंकि अगर उसके बाद तुम चले गए जहां सिर्फ वेपर है तो देखो प्रेशर कम भी हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ाने से, वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ भी रहा है। ये इसका हाईलाइट पॉइंट था, रियल गैस से ही एसोसिएटेड था, बस आपको वर्ड नहीं पता था कि इसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब क्लियर हो गया? तो इसको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को यूज करते समय बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो वॉल्यूम कुछ भी कर दो, अगर लिक्विड बचा है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो वैल्यू हर बार सेम रखना है। उसको आइडियल गैस का ट्रीटमेंट मत देना कि वॉल्यूम डबल कर दिया तो उसका भी प्रेशर आधा मत कर देना, उसको 80 का 80 ही रहने दो, क्योंकि वॉल्यूम से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी को समझ में आ गया ये बात? अब इसके वाले प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लोगे? बोलो। तो करके आओ, फिर कल भी अभी हमारा क्लास है, कल डिस्कशन और करते हैं, ठीक है? बोला